आज हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। पिछले जहाँ तक हम लोग ख़त्म किए थे कल, वहाँ से आगे चलते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मेजर लैंड फॉर्म्स। ठीक है, मतलब लैंड फॉर्म्स का मतलब होता है भू आकृति, मतलब ज़मीन का जो आकृति होती है अलग अलग ढंग की, जो प्रकृति ने बनाया रहता है। तो उसके वो सब जो मेजर भू मतलब मुख्य जो भू आकृतियाँ हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब जैसे कि पहाड़, नदी, घाटी, है ना, ये सब हम लोग आज पढ़ेंगे। पठार, ये सब चीज़ हम लोग आज पढ़ेंगे। तो द लैंडस्केप इज़ बीइंग कंटिन्यूसली worn अवे। लैंडस्केप जो होते हैं वो कंटिन्यूसली लैंडस्केप जो होते हैं वो कंटिन्यूसली क्या होते हैं, worn अवे बाय टू प्रोसेसेस। जितने भी भू आकृतियाँ जो बनती हैं वो दो मुख्यतः उसमें दो किरदार होते हैं, दो उसके कारक होते हैं। वॉर्न मतलब होता है आपका काट छांट करना, है ना। वॉर्न अवे मतलब कट छट जो जाता है, जो भू आकृतियाँ ज़मीन वगैरह जो है वो कट छट करके जो रूप लेती है, तो वॉर्न मतलब होता है कटना छटना। ठीक है, तो द लैंडस्केप इज़ बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेसेस। जो लैंडस्केप्स हैं वो लगातार जो है उनका काट छांट चलते रहता है। किनके द्वारा? दो शक्तियों के द्वारा, वेदरिंग एंड इरोजन, है ना। एक तो मौसम के काट छांट के द्वारा और दूसरा इरोजन, मतलब जो क्षय होता है, मतलब मिट्टी या जो चट्टान है वो टूट फूट करके उसमें इरोजन होता है, उसका क्षय होता है, तो इसके द्वारा भी होता है। और वेदरिंग का मतलब हुआ जैसे वर्षा हुई, आंधी आया, तूफान आया, बाढ़ आया, तो इन सब से जो है जो भी भू आकृतियों में बदलाव आता है वो भी एक कारण है। तो या तो एक मौसम से बदलाव आता है भू आकृति में, या तो इरोजन से, मतलब क्षय वगैरह से। वेदरिंग इज़ द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, वेदरिंग इज़ द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स। जो मौसम है वो पृथ्वी के जो चट्टान हैं उनको काटने छाँटने का मुख्य काम करती है। ठीक है, इरोजन इज़ द वियरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। ठीक है, तो और जो इरोजन है वो इसके द्वारा, मतलब मौसम में बदलाव के अलावे जो अन्य चीज़ें होती हैं, जैसे कि पानी, उसके बाद विंड, उसके बाद वाटर, है ना, मतलब पानी, हवा और आइस, ये तीन जो कारक होते हैं, इसके द्वारा जो भी भू आकृति में बदलाव किया जाता है, लैंड फॉर्म्स में चेंज आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इरोजन। ठीक है ना। और बाकी जो मौसम से होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेदरिंग से जो चेंज आता है। तो द मौसम से जैसे बरसात आया तो वर्षा ऊपर से जो गिरती है, बरसात गिरती है, तो उसमें क्या होता है, वर्षा होती है तो पानी जो है वो चट्टान को क्या करता है, चट्टान या मिट्टी को काट करके वहाँ पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे बना देता है ना। अगर ज़्यादा बरसात हो गई तो ज़्यादा मिट्टी का कटाव हो जाता है ना। और उसके चलते चट्टान के नीचे से अगर मिट्टी हट जाती है तो चट्टान भी खिसक कर गिर जाता है। तो इस तरह के जो लैंड फॉर्म में चेंज आने लगता है धीरे धीरे, बरसात के चलते भी आता है ना। तो ये मौसम के चलते होता है। फिर है गर्मी के मौसम में जैसे बहुत जगह जैसे बर्फीला जगह है, तो गर्मी आने से वहाँ का बर्फ़ पिघलने लगता है, और उसका जो बर्फ़ का जो बड़े बड़े जो चट्टान हैं या जो शैल खंड हैं,
हिमखंड है वो टूट टूट करके क्या करता है, पानी का मात्रा बढ़ा देता है, तो उसका जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर का साइज़ बढ़ जाता है। ग्लेशियर से जो है वो बर्फ़ वाली नदी जो है वो उसका बहाव ज़्यादा हो जाता है, तो हाँ, जो पहले से चल रहा होता है उसमें और बढ़ोतरी हो जाती है, तो उसका जो है प्रभाव बढ़ जाता है। हाँ, और उसमें क्या होता है, कभी कभार माने ज़्यादा खतरनाक भी हो जाता है। द eroded मटेरियल इज़ कैरिड अवे एंड ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर। जो eroded मटेरियल है, मतलब जो अपक्षय होता है, उस अपक्षय का जो कारक है या उसको जो करने वाला जो है वाहक है, वो कौन है, वो है पानी, हवा आदि, है ना। तो एरोडेड मटेरियल मतलब अपक्षय होने के बाद, यानी टूट फूट या चूर होने के बाद जो मटेरियल है, मतलब अगर वो मिट्टी है या चट्टान है, तो उसके जो उसके जो धूल हैं, उसके जो कण हैं, वो किसके द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाए जाते हैं, वो है वाटर और विंड के द्वारा। हवा उड़ा करके एक जगह दूसरे जगह ले जाती है, क्योंकि जब आंधी वगैरह आता है तो हम लोग देखते हैं धूल भी उड़ने लगती है, तो वो धूल चट्टान का भी हो सकता है, मिट्टी का भी हो सकता है। तो इस तरह से लैंड फॉर्म्स होता है, मतलब अलग अलग भू आकृति बनने लगती है। ये लगातार मतलब 2 4 10 साल में नहीं होगा ऐसा, लेकिन जब हज़ारों साल से एक ही जगह का चट्टान या मिट्टी बार बार कटाव होगा, बार बार उड़ेगा, वहाँ बार बार आंधी आते रहेगा हज़ारों साल से, तो वहाँ पर उसका आकृति चेंज हो सकता है, और हुआ भी है वैसे ही करके। क्योंकि हम लोग के यहाँ पे बोल सकते हैं कि चलिए जहाँ पे बर्फीला जगह है, जैसे कश्मीर है, वहाँ पे बर्फ़ है, तो बोल सकते हैं आप बर्फ़ की नदी बह करके बर्फ़ जो है वो मिट्टी का कटाव कर करके वो जो लैंड फॉर्म्स है वो बनाई है। लेकिन जो अफ्रीका है, जो रेगिस्तान जहाँ पर है, वो जो आपका, तो वहाँ पे कैसे हुआ होगा, वहाँ तो पानी है ही नहीं, वहाँ बर्फ़ भी नहीं है। तो वहाँ पर जो इतने बड़े बड़े आकृति हैं, आप मोरक्को वगैरह इस सब में जाइएगा, तो वहाँ पर ऐसी ऐसी आकृति आपको देखने को मिलेगी जो लगेगा कि शायद कोई कलाकार जो है काट छाँट करके उसको बनाया है, वैसा लगेगा। तो वो सब कैसे होता है, वो सब हवा से होता है, हवा से, और हज़ारों हज़ारों लाखों लाखों साल से वैसा हो करके वैसा बन गया है। तो इस तरह से एट्सेट्रा। तो ये जो एरोडेड मटेरियल है, जो अपक्षय होने के बाद जो चूर चूर हो करके जो गिरता है, धूल वगैरह चट्टान और मिट्टी का, इसको कौन ढोता है, इसको ढोने वाला है पानी और हवा। एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड, और आखिर में ये लोग क्या करते हैं, आखिर हमेशा तो उड़ा के नहीं रख सकते हैं, हवा ऊपर में ही तो नहीं रख सकते। आखिर जब हवा शांत होती है तो वो जो अपक्षय धूलकण है वो सब कहीं ना कहीं डिपॉजिट होता है, गिरता है, और उसके चलते वहाँ पर अगर हज़ारों हज़ार साल से उस जगह पे जमा हो रहा है, तो वहाँ पर एक अलग ही आकृति बन जाएगी, है ना। रेगिस्तान में भी जो बड़े बड़े बालू के जो टिब्बे हैं, बालू का जो बड़ा बड़ा जो ये ऊंचा ऊंचा जो टीला सब होता है, वो टीला से भी क्या होता है, वो हमेशा मतलब साल भर में जो रेतीला आंधी चलता है, वो सब में क्या होता है, वो लोग एक जगह से दूसरा जगह स्थान बदलते रहता है। आज आप यहीं पर यहाँ पे देख रहे हैं एक पहाड़ टीला बालू का, 3 4 दिन बाद अगर आंधी कोई बीच में चली और 3 4 दिन बाद देखेंगे, आंधी के बाद आप देखेंगे कि वहाँ पे वो टीला है नहीं, वहाँ पे गड्ढा हो गया है, वो टीला कहीं और बन गया है। तो इस तरह से होते रहता है। तो दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इस तरह का जो ये इरोजन और डिपोजिशन होता है, मतलब एक जगह पर अपक्षय होता है चट्टान और मिट्टी का या और अन्य चीज़ों का, और दूसरे जगह वो ले आकर जमा कर दिया जाता है, तो दोनों में अलग अलग आकृति बनती है। जहाँ से मिट्टी उठा लिया जाता है वहाँ गड्ढा जैसा निर्माण होने लगता है, और जहाँ पर जाकर जमा करता है वहाँ पर ऊंचा बनने लगता है, या तो पठार या तो थोड़ा सा टीला जैसा बनने लगता है। तो इस तरह का आकृति बनता है। तो मेन फॉर्म जो है वो इसका कारक है, एक तो मौसम है, और दूसरा इरोजन का जो एजेंट है वो है आपका पानी और हवा। तो आपको अगर क्वेश्चन आए, मैंने यहाँ पे राइज होता है कि यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द मेन एजेंट्स फॉर इरोजन। What are the main agents
ऑफ इरोजन। ठीक है, तो उसका आंसर आप लिखेंगे तो वही है वाटर, विंड एंड आइस। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे पढ़ते हैं हम लोग वर्क ऑफ ए रिवर। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, अच्छा एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, नंबर 2, how the major landforms are created। तो इसका आंसर हो जाएगा बाय टू प्रोसेस, है ना। लैंड फॉर्म्स आर क्रिएटेड बाय टू प्रोसेसेस, दीज आर वेदरिंग एंड इरोजन। इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं वर्क ऑफ ए रिवर। एक रिवर का जो है, नदी का जो आपका काम है, हाँ क्या, और नदी क्या करती है वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। ठीक है ना, तो नदी अगर धीमे बहती है, ठीक है, और मतलब ज़्यादा तेज़ी से नहीं बहती है, तब तो वो जो है उतना ज़्यादा चेंज नहीं लाती है। लेकिन अगर वो तेज़ी से बहती है तो उसका जो रनिंग वाटर है वो अपने आसपास का जो किनारा है उसमें इरोजन लाता है और डिफरेंट टाइप का लैंडस्केप वो भी बनाती है। ठीक है, व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल, जब नदी जो है वो लड़खड़ाती है बहुत ही तीखे कोण पर, मतलब बहुत ज़्यादा तीखा मुड़ती है, अगर अपने रास्ते में कहीं पर बाएं हो या दाएं हो या नीचे की ओर जाती है, अचानक बहते बहते अचानक बहुत नीचे की ओर जाने लगती है, तो इस तरह का जब होता है तो वो क्या बनाती है, और डाउन ए स्टीप वैली, मतलब वो किसी एकदम ढलुआ, मतलब नीचे की ओर डाउन कोई घाटी है, वहाँ पे अचानक नदी बहने लगती है नीचे की तरफ, तो बनाती है वाटरफॉल। क्या बनाती है? वाटरफॉल। ठीक है ना, तो नदी अगर रास्ते में भी अगर वो इधर उधर बाएं दाएं बहती है और उसमें अगर तीखा मोड़ से बहुत ही तेज़ी से मुड़ती है, तो वहाँ भी वो अलग अलग तरह का फॉर्म्स जो है बना सकती है ना। जैसे गॉर्ज, एक गॉर्ज बोलते हैं उसको, गॉर्ज भी बनाती है। हाँ गॉर्ज, हाँ गॉर्ज आगे देखेंगे हम लोग। गॉर्ज होता है कि जब बहुत ऊंचा ऊंचा पहाड़ होता है और उस दो पहाड़ के बीच में बहुत ही पतला जैसा मतलब दोनों पहाड़ बहुत काफ़ी मजबूत रहता है और बीच का मिट्टी थोड़ा नरम जहाँ होता है, वहाँ से नदी अगर उसको काट छाँट करके और बहुत ही गहरा गड्ढा बनाते हुए, पतला गड्ढा बनाते हुए वहाँ से नदी अगर निकलती है तो उसको गॉर्ज बोलते हैं। तो ठीक है, तो वाटरफॉल बनाती है। तो वाटरफॉल कैसे बनता है? जब वो अचानक नदी बह रही होती है और अचानक वो नीचे उस मतलब नीचे घाटी में गिरती है अगर, है ना, ऊपरी घाटी से निचली घाटी में अगर वो अचानक गिरती है बहुत तेज़ी से, तो वाटरफॉल बनाती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, ड्राइंग में यहाँ पे बना हुआ है जो ड्राइंग, इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे बनता है वाटरफॉल। चलिए आगे है, एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट्स एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नॉन एज मियंडर्स, है ना। जब ये नदी जो है एंटर्स द प्लेन, वो नदी घाट जब कई मतलब किसी मैदानी इलाके में जब वो मतलब प्रवेश करती है, पहाड़, अधिकतर नदी कहाँ से निकलती है? पहाड़ से निकलती है, और पहाड़ से निकल करके वो कहाँ जाएगी? डाउनवर्ड्स जाएगी। डाउनवर्ड्स मतलब मैदानी इलाके में जाएगी, प्लेन्स की तरफ जाएगी। तो प्लेन्स की तरफ जब वो जाती है तो वो बहना शुरू करती है, तो वहाँ पे वो जब बाएं दाएं मुड़ती हुई, मतलब लाइक ए स्नेक, जब वो आगे बढ़ती है तो उसमें जो टर्न्स वो बनाती है
और मतलब जो बेंड्स जो बनाती है, उस बेंड्स को क्या कहा जाता है? उन बेंड्स को, लार्ज बेंड्स बनाती है, उनको कहा जाता है मिएंडर्स। क्या कहते हैं? हाँ, मुड़ा हुआ जगह नहीं, उसको बोलते हैं ऑक्सबॉ लेक। हाँ, यहाँ फिगर में देखो ना, ड्राइंग में देखिए ना, उसमें दो आप देख सकते हैं कि ड्राइंग में जो है मिएंडर जो है किसको बोलते हैं? वो एक मुड़ा हुआ जो इलाका है उसको बोलते हैं मिएंडर, ठीक है ना। और उसमें और ऑक्सबॉ जो लेक है वो आपको यहाँ पर आप बगल में देख सकते हैं। तो ये होता है, तो उसको मेंडर मतलब जो मुड़ता है, तो जो उसका जो मोड़ ठो है, गोल जैसा जो आर्क टाइप का जो मोड़ है, उस मोड़ को बोलते हैं मेंडर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ड्यू टू कंटिन्यूअस erosion and deposition along the sides of the meander, the ends of the meander loop come closer and closer। और इस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं जो फिगर है, इस फिगर में क्या दिखाया जा रहा है? नदी आ रही है तो पानी जो है वो ब्लू कलर का है, लेकिन जो ब्राउन कलर का जो आप देख रहे हैं जहाँ कहीं भी प्रत्येक जो बेंट है, उस बेंट के पास आप देख रहे हैं बाएं कभी दाएं, जो आपको ब्राउन जो नज़र आ रहा है, ये ब्राउन जैसा चीज़ जो है वो असल में डिपोजिशन ऑफ डिफरेंट जो मटेरियल्स है जो अपने साथ वो फ्लो करके लाती है नदी। हाँ, इरोजन भी हो सकता है, और अगर मैदानी इलाका में डिपोजिशन भी कर सकता है, ठीक ना। तो वो डिपोजिशन और इरोजन दोनों ही कर सकता है। तो उसको जो ब्राउन ब्राउन सब है वो उसी का पहचान, वो पानी नहीं है, वो तो या तो इरोजन है या तो डिपोजिशन है, ठीक है। तो इस तरह से ऐसा करते करते क्या होता है, कई बार नदी का पानी जो है या तो बरसात उस साल ज़्यादा हो जाता है, या तो वर्षा कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि नदी अपना रास्ता बदल लेती है। तो नदी अपना रास्ता जब बदल लेती है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो फिगर में देख रहे हैं कि पहले हो सकता है कि नदी जो है वो इस रास्ते से ऐसे करके और ऐसे बह रही थी, ठीक है। लेकिन बाद में जब वो हो सकता है कि याद उस किसी साल ज़्यादा पानी आ गया या कम पानी आ गया, तो वो क्या किया कि इस वाले यहाँ पर जो इस इलाके को उसको छोड़ दिया, लेफ्ट में उसको ऑक्सबॉ लेक जो लिखा हुआ है उसको छोड़ करके, और राइट साइड में बहने लगी, यहाँ से होकर के वो निकल गई। तो वो क्या हुआ, अपना पुराना जो अपना बेंट था उस बेंट को वो छोड़ ही दिया, तो छोड़ दिया, लेकिन वहाँ पे जो है वो डिपोजिशन कर दी थी या इरोजन कर दी थी, जिसके चलते वहाँ पर एक लेक जैसा बन गया। तो इस तरह का जो लेक बनता है उसको ऑक्सबॉ लेक बोलते हैं। यानी कि नदी अपना जो पुराना रास्ते में जो चलते चलते अगर अपना पुराना रास्ता कहीं पे छोड़ देती है और नए रास्ते से चलने लगती है, तो पुराने रास्ते में कोई मोड़ जो होता है, वो बड़ा सा मोड़ अगर वो उसमें पानी रह जाता है, छूट जाता है, तो वो एक झील बना देता है, जिस झील को हम लोग ऑक्सबॉ लेक, हाँ, हिंदी में गोखुर झील बोलते हैं। गो मैंने गाय, खुर मतलब उसका खुर है ना, तो इसीलिए उसको गोखुर झील बोलते हैं। गाय के खुर जैसा लग रहा है ना, गाय जब पाँव रखती है तो उसका पाँव कहीं पे पड़ता है तो उसका छाप कैसा होता है, ये जो लेक बना हुआ उसी के जैसा तो देखने में होता है ना, तो इसीलिए उसको ऑक्सबॉ बोल रहे हैं, मतलब बैल का पैर का छाप, ऑक्सबॉ लेक, यानी हिंदी में हम लोग गोखुर झील बोलते हैं उसको, गो मतलब गाय संस्कृत में। तो इस तरह से तो ऑक्सबॉ लेक का निर्माण ऐसे करके हो जाता है, यानी पुराना रास्ता जब छोड़कर नए रास्ते में आ जाती है, तो पुराने रास्ते में जो मोड़ होते हैं वो उन मोड़ों में वो पानी रह जाता है और वो झील का रूप ले लेती है, वही बन जाता है गोखुर झील या ऑक्सबॉ लेक, ठीक है। तो इसको भी आप क्वेश्चन लिख लीजिए। हाउ ऑक्सबॉ लेक्स आर फॉर्म्ड। ऑक्सबॉ lakes are formed। हाँ, तो हम इसके आंसर में लिखेंगे कि व्हेन द रिवर एंटर्स इनटू द मेन प्लेन, है ना, फ्रॉम द अपर हिल्स, है ना, ही मूव्स फॉरवर्ड लाइक ए स्नेक,
and the bends on his way of right and left bends are called meanders. And for any reason, if the river leaves its old path and creates a new path, then the old bends may create a small lake type structure. Those lakes are called oxbow lakes. चलिए तो आगे अब हम लोग चलते हैं. एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स. कभी कभार जो है नदी अपने किनारे से बाहर फ्लो करने लगती है. ओवरफ्लो मतलब अपने किनारे को छोड़ करके किनारे के भी बाहर पानी उसका फ्लो होने लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है. नेबरिंग एरियाज़, अपने आसपास में मैंने अपने जो किनारे हैं उसके नेबरिंग इलाके में पानी उसका बहने लगता है. एज इट फ्लड्स, और ये जब उसका इस तरह का जो बाढ़ आता है, इट डिपॉजिट्स लेयर्स ऑफ फाइन सॉयल, तो अपने साथ वो बहुत ही महीन, बहुत ही एकदम सॉफ्ट और काफ़ी जो है चिकनी मिट्टी जो है वो अपने साथ बहा कर ले जाती है. मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलोंग इट्स बैंक्स, और अपने किनारों में उसको जमा कर देती है ना. तो दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन. तो इस तरह से जो एक बहुत ही उपजाऊ जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है ना. फ्लड प्लेन उसको बोलते हैं, मतलब फ्लड मतलब बाढ़, प्लेन मतलब मैदान, मतलब बाढ़ का मैदान यानी जलोढ़ मैदान उसको बोलते हैं. तो वो मैदान बन जाती है और वो काफ़ी उपजाऊ होती है. बिकॉज़ नदी में जो है बहुत सारा चीज़, आजकल हम लोग बहुत सारा चीज़, या ऐसे भी नदी में जंगल के पेड़ वगैरह, जानवर वगैरह जो है मर सड़ कर जो है उसके पानी में घुल मिल जाते हैं, और वो आखिर में उस जो मिट्टी बह रही होती है उस मिट्टी के साथ घुल मिल जाते हैं. और हम लोग जानते हैं कि ऐसे भी पेड़ पौधे सड़ गल कर क्या बनाते हैं, खाद बनाते हैं. तो वही मिट्टी जब कहीं पर वो जमा कर देती है तो कुछ दिनों के बाद वो एकदम परफेक्ट खाद जो है वो मिट्टी के ऊपरी लेयर पर ही रह जाता है, यानी ह्यूमस बहुत ज़्यादा रहता है उसमें, उस मिट्टी में, जिसके चलते वहाँ पर कुछ भी आप उपजाइएगा तो काफ़ी उपज होती है. यही कारण है कि जो बिहार जो है इतना उसमें खनिज संपदा में इतना धनी नहीं है, खनिज संपदा काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी बिहार में जो है आपका लोगों की जो खेती है वो काफ़ी समृद्ध है. हाँ, क्या बोले? खनिज संपदा मतलब नहीं जानते हैं? बाप रे बाप. कोयला, लोहा, तांबा, जस्ता, टीन, इस सबको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं आप? तो खैर आज जान गए ना. ये सबको मिला जुला कर एक साथ बोलते हैं खनिज संपदा, मिनरल्स. ठीक है. हाँ, तो ये है. तो वो जो है फूड प्लेन बनाता है आपका, जलोढ़ मैदान बनाता है. ठीक है ना. ये नदियाँ जो है बनाती हैं और ये काफ़ी उपजाऊ होती है. द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लेवीज, है ना. और जो उसमें से जो किनारे नदी से अपेक्षा काफ़ी ऊंचा उठ जाते हैं तो उनको लेवीज़ बोलते हैं. आप यहाँ पे फिगर पे देख रहे हैं लेवीज़ कहाँ पे है. ये एक तरह का ऊंचा ज़मीन हो जाता है जो कि नदी की जो मेन कोर्स है, नदी के जो मेन रास्ता नदी का है उसके पास में है, और वहाँ पे वो बहुत दिनों से मिट्टी जमा कर करके वो ज़मीन थोड़ी ऊंची हो जाती है, उसको लेवीज़ बोलते हैं. एज द रिवर अप्रोचेज द सी, जैसे जैसे नदी समुद्र के पास पहुंचती है, द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेस, तो उसका फ्लो जो है वो घटने लगता है, मतलब नदी का जो स्पीड है वो स्लो होने लगता है. उसके बाद रिवर बिगिंस टू ब्रेकअप इनटू ए नंबर ऑफ स्ट्रीम्स, तो जब स्लो हो जाता है तो उसका जो ये है रास्ता है वो कई रास्तों में बंट जाता है, उससे कई ब्रांच रास्ते निकल जाते हैं. आप यहाँ पे बगल में आप फिगर देख सकते हैं यहाँ पर, हाँ 3.6 में. और इस तरह से वो मतलब उसका जो मेन रास्ता है वो कई रास्तों में बंट जाता है और उसका पानी जो है कई रास्तों से होकर समुद्र में गिरता है.
तो ये जो ये बहुत बड़े बड़े उसके बीच में जो ज़मीन के टुकड़े होते हैं, वो टुकड़े काफ़ी बड़े बड़े भी होते हैं, जिनको हम लोग डेल्टास बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? नहीं, मैंने सबको सबको ही डेल्टा बोलेंगे। छोटा वाला को छोटा डेल्टा, बड़े वाले को बड़ा डेल्टा। तो इसमें से सबसे बड़ा डेल्टा इंडिया में कौन सा है मालूम है? सबसे बड़ा डेल्टा है हमारा सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा का नाम सुने हैं? हाँ, उस सुंदरबन डेल्टा का नाम कहाँ पे है? सुंदरबन डेल्टा वेस्ट बंगाल में, जहाँ पर जो यही गंगा नदी जो है वहाँ पे जाकर हुगली नदी के साथ मिलती है और फिर वापस हावड़ा वगैरह जो कलकत्ता उधर, उसके बाद उधर जा कर के जो है वो समुद्र में बे ऑफ बंगाल में मिलती है। तो वहाँ बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले कई धाराओं में बंट जाती है और उस बीच में बहुत तरह के डेल्टा का निर्माण करती है। उसमें से एक सुंदरबन डेल्टा काफ़ी बड़ा है, और सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरबन इसलिए है क्योंकि वहाँ पे जो पेड़ पाए जाते हैं उस पेड़ों का जो एक प्रजाति है उसका नाम है सुंदरी वृक्ष, है ना। तो पेड़ का जो प्रजाति है उसका नाम है सुंदरी, इसीलिए उस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। और वहाँ पर हम लोग हैं, हाँ, सब नदी में बनता होगा। जो भी नदी समुद्र में गिरती होगी ना तो उसका डेल्टा बनता ही होगा। हाँ, और बनता होगा तो कुछ ना कुछ नाम तो होगा ही। अभी यहाँ पे सुंदरी वृक्ष का जंगल है, इसलिए उसका नाम सुंदरबन डेल्टा हो गया। अगर वो सुंदरबन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता वहाँ पे, तो इसको हम लोग सिर्फ बोलते हुगली डेल्टा, है ना, या फिर गंगा डेल्टा ऐसे बोलते। तो खैर जो भी हो, तो सुंदरबन डेल्टा जो है वो सबसे बड़ा डेल्टा है, और उसमें नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है। और सेकेंडली जो रॉयल बंगाल टाइगर है, जो हम लोगों का राष्ट्रीय जो प्रतीक है ना, राष्ट्रीय पशु है ना, वो भी वहीं पे उसी जंगल में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। उसको उसी का नाम है रॉयल बंगाल टाइगर। वो सबसे बड़ा बाघ होता है इंडिया का। तो इन सब जो नदियाँ जो है, रिवर बिगिंस टू ब्रेकअप इनटू ए नंबर ऑफ स्ट्रीम्स। नदियाँ जो हैं समुद्र के नज़दीक अलग अलग धाराओं में, बहुत सी धाराओं में बंटने लगती है। तो इन धाराओं को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। इनको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज। द रिवर बिकम्स सो स्लो हाँ, इसमें अंतर कुछ नहीं है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटरीज नाम है, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है इसलिए डिस्ट्रीब्यूटरीज। और क्या अंतर क्या? वो अब कोई मोटा धारा है, अब एक मोटा पाइप है, उसका पानी को आप 4 पाइप से निकालेंगे तो क्या अंतर होगा? हाँ, तो वैसे ही कोई अंतर नहीं है। तो द रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इट बिगिंस टू डिपोजिट इट्स लोड। बोलता है कि नदी इतना स्लो हो जाती है कि अब अपने साथ जो गाद मतलब जो कुछ वो बहा कर ले जाती है उसको गाद बोलते हैं। तो जो कुछ भी वो बहा कर ले जाती है उसको और वो ढो नहीं पाती है नदी। तब वो क्या करती है, धीरे धीरे अपने आसपास में वो जमा करने लगती है। और जमा करने के कारण क्या होता है, ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन माउथ। हर डिस्ट्रीब्यूटरी अपने अपने मुहाना बनाती है और उस मुहाने पे वो गाद सबको ले जाकर जमा करते जाती है। तो ये जो मुहाना है जहाँ पर वो गाद जमा करती है, तो वो काफ़ी सालों से हो रहा है, हज़ारों साल से हो रहा है, जिसके कारण वो जो गाद है, जिसको सेडिमेंट्स इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो वो सेडिमेंट्स जो है वो काफ़ी हज़ारों साल से जमा हो के क्या चीज़ बनाती है? डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अगर फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा बोलें तो हाउ डेल्टाज, मतलब यहाँ पे जो फॉर्मेशन है ना, ये सारा का एक आपको टेबल दे सकता है कि हाउ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड। अब जैसे यहाँ डेल्टा दे दिया, वहाँ मिएंडर्स दे दिया, फिर दे दिया ऑक्सबोर्ड लेक दे दिया, ये सारा दे दिया। तो आपको एक एक लाइन में आंसर लिखना है कि डेल्टा कैसे बनता है, हाउ द डेल्टास आर मेड। तो वहाँ पे लिखना होगा when द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स ऑफ द रिवर, है ना, deposits at the mouth of its distributary, then it becomes a delta। ठीक है, हाँ, चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं वर्क ऑफ सी वेव्स। ठीक है,
सी वेव्स भी जो हैं वो भी एरोजन और डिपोजिशन का काम करते हैं, है ना, वो भी लैंड फॉर्म्स बदलते हैं। तो हम बगल के यहाँ फिगर में हम देख पा रहे हैं कि एक जो है एक मतलब सी शोर का यहाँ पे एक सीन है, जिसमें आप देख रहे हैं कि अलग अलग चट्टानें हैं, है ना, अलग अलग तरह की जो यहाँ पे फिगर्स बने हुए हैं, है ना। तो ये फिगर्स आखिर कैसे बने होंगे, अपने आप तो बने नहीं होंगे। उसमें से आप देख रहे हैं कि एक सी आर्च है, जिसमें बड़े चट्टान के भीतर एक दरवाजा जैसा बना हुआ है ना, रास्ता जैसा बना हुआ पतला, उसको सी आर्च बोलते हैं। फिर एक चट्टान, खड़ी चट्टान है एक पतली सी, उसको स्टैक बोलते हैं। फिर एक गुफा जैसी बनी हुई है, उसको सी केव बोलेंगे, है ना। ये इस तरह का डिफरेंट जो है स्ट्रक्चर या लैंड फॉर्म्स जो हैं वो बनते हैं, कहाँ पे, समुद्र के किनारे पे। और किसके द्वारा बनते हैं, सी वेव्स के द्वारा बनते हैं। ठीक है, ये आप जाएंगे अगर थाईलैंड वगैरह जाएंगे, जावा, सुमात्रा, इस सब में जाएंगे तो इस तरह का बहुत सारा स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा। और जहाँ पर शायद वहीं पे ये पिक्चर अवतार फिल्म आप अगर देखे होंगे तो यही सब लैंड फॉर्म्स के आसपास ही ये फिल्म को फिल्माया गया था। चलिए, अब तो इस तरह से ये सब बनता है। तो सी वर्क ऑफ सीज में हम लोग क्या बोलेंगे, द इरोजन एंड डिपोजिशन, द इरोजन एंड डिपोजिशन द सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंड फॉर्म्स। और जो सी वेव्स हैं वो एरोजन और डिपोजिशन के द्वारा क्या बनाती हैं, कोस्टल लैंडफॉर्म्स बनाती हैं, यानी समुद्री किनारे के लैंडफॉर्म्स बनाती है। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स। तो ये कैसे बनता है, समुद्री पानी जो है बार बार उसकी लहरें जो है आकर चट्टानों से टकराती है। तो 2, 4, 10, एक साल तक टकराने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर ये हज़ारों लाखों साल से टकराए तो कुछ उसमें एरोजन आएगा, है ना। तो जिसके चलते ये सारी चीज़ें बनी हैं। और कई हज़ारों साल के बाद ये जो अभी आप हम लोग जो भी देख रहे हैं, जो भी लैंड फॉर्म्स, वो हो सकता है 10,000 साल बाद वो और भी कुछ बदल कर दूसरे उसका फॉर्म हो जाए, ऐसा हो सकता है। मगर हम लोग तब तक रहेंगे नहीं, लेकिन बनेगा तो ज़रूर। चलिए, तो यहाँ पे स्ट्राइक रॉक्स को जब स्ट्राइक करती है समुद्री लहरें तो क्रैक्स डेवलप। तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे चट्टानों में दरारें पड़ने लगती हैं। ओवर टाइम, और समय और बीतने पर दे बिकम लार्जर एंड वाइडर। तो ये जो दरारें हैं, पतली पतली दरारें हैं, वो समय के साथ धीरे धीरे वो और चौड़ी और बड़ी बड़ी होते जाती हैं। दस हॉलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स। तो उससे क्या होता है कि चट्टानों में गुफा जैसी, छेद जैसी आकृतियाँ बनने लगती हैं। दे आर कॉल्ड सी वेव्स, इन सी केव्स। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सी केव्स बोलते हैं, समुद्री गुफाएं बोलते हैं। एज दीज कैविटीज़ बिकम बिगर एंड बिगर, ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन। तो जब ये गुफाएं, अब अगर कोई चट्टान पतली होती है और उससे बार बार कोई बहुत ही मतलब तेज़ समुद्री धारा बार बार आकर टकराती है, तो वहाँ पहले गुफा बनेगा, फिर वो गुफा और आगे जाकर धीरे धीरे वो गुफा टूटकर इस तरफ से उस तरफ रास्ता बन जाएगा, क्योंकि चट्टान पतली थी और ऊंची थी, तो वो बन जाएगा सी आर्चेज। ठीक है, वो क्या बन जाएगा, सी आर्चेज। नहीं, पहले तो गुफा बनेगा, सी केव बनेगा, है ना। तो सी केव बनेगा। अब ये सी केव अगर पतला चट्टान पे बना तो वो केव धीरे धीरे छेद हो जाएगा, अंदर हो जाएगा ना, तो छेद हो जाएगा तो सी आर्चेस बन जाएगा। फिर फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ, और बाद में अगर ऊपर का रूफ जो है वो टूट जाता है, ये रूफ भी अगर ऊपर का छत उसका टूट जाता है तो वो चट्टान अलग ही हो जाएगा, 2 चट्टानें अलग हो जाएंगी और एक तरह से स्टैक कर बना देंगी। मतलब स्टैक और जो सी आर्च वाला जो चट्टान है वो भविष्य में कभी मिला हुआ होगा आपस में, मतलब भविष्य नहीं, भूतकाल में, मतलब पास्ट में वो लोग आपस में मिला हुआ था, लेकिन समुद्री लहरें उसको मार के काटते दोनों चट्टानों को अलग अलग कर दिया। तो उस तरह का आकृति जो है वो बन गया स्टेक। हाँ, वो अगर खूब ज़्यादा पतला रहा तो उसमें नहीं भी बन सकता है,
लेकिन अगर लंबा रहा, चौड़ा रहा, तो वहाँ पे जो है कहीं पे ना कहीं चट्टान तो कमज़ोर रहेगा। जहाँ पे कमज़ोर रहेगा तो वहाँ धीरे धीरे पहले गुफा बनेगा, फिर गुफा और टूटते जाएगा तो वहाँ पे आर्च बन जाएगा, इधर से उधर छेद हो जाएगा। यही होता है। हम लोग दीवार में नहीं देखते हैं, जो घर के दीवारों में हम लोग क्या देखते हैं, कोई पुराना घर रहता है तो हम लोग क्या देखते हैं, नीचे में जो है पहले उसके जो पीछे बाहर के जो ईंटें हैं वो धीरे धीरे पहले धूल जैसा बनना शुरू होती है ना। उसके बाद वहाँ से ईंटें गिरना शुरू होती हैं, फिर धीरे धीरे वहाँ पे छेद हो जाता है ना। तो वही सीन यहाँ पे भी है। तो फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। तो जब इरोजन से क्या होता है कि रूफ जो है टूट कर गिर जाता है गुफा का, तो सिर्फ वॉल रह जाता है। तो दीज वॉल्स लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टैक्स, इसको हम लोग स्टैक्स बोलते हैं। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर इज कॉल्ड ए सी क्लिफ, है ना। अब सी क्लिफ किसको बोलते हैं, समुद्री चट्टान किसको बोलेंगे। तो कई बार क्या होता है कि गुफा जैसी संरचना बनती तो है, और ये गुफा जैसी चट्टान जो है, गुफा जैसी जो स्ट्रक्चर, गुफा का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा बन जाता है नीचे की ओर। समुद्र का पानी काफ़ी अंदर तक घुस जाता है, लेकिन वो काफ़ी बड़ा चट्टान होता है, बड़ी चट्टान होती है, जिसके चलते उसको पूरा काट नहीं पाती है समुद्री लहरें। लेकिन ऊपर का जो वो केव है, तो जहाँ तक वो काट पाता है, तो ऊपरी अगर छोर चट्टान का वो अगर मतलब ज़्यादा मजबूत रहता है, तो वो एक छत जैसी संरचना ऊपर में आगे की ओर बढ़ी हुई छज्जे जैसी, जैसे घर में छज्जा निकला होता है वैसे एक छज्जे जैसी जो है संरचना बन जाती है। और उस छज्जे जैसा फॉर्म को हम लोग सी क्लिफ बोलते हैं। मतलब नीचे से काट करके हटा दिया है चट्टान, लेकिन ऊपरी चट्टान जो है आगे निकला हुआ वो रह ही गया छज्जे जैसा, तो उसको बोलते हैं सी क्लिफ। ठीक है। द सी वेव्स deposit sediments along the shores forming बीचेस। और समुद्री किनारे पे जो बीच हैं, वो बीच कैसे बनते हैं, हम लोग जो मरीना बीच, तो मुंबई में है, कौन कौन से बीच हैं है ना। तो वो सब बीच जो हैं वो कैसे बनते हैं, तो समुद्री जो लहरें हैं वो अपने साथ सेडिमेंट्स ला करके जो है सॉफ्ट सेडिमेंट्स, जब मिट्टी जैसे सेडिमेंट्स ला करके किनारे में जमा करती हैं, या सॉफ्ट जो ये सैंड होता है, बहुत ही छोटा माने महीन सैंड होता है, वो सैंड लाकर जमा करती है, तो वो बीच का निर्माण करती है, जहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो घूमने जाते हैं, है ना, टहलते हैं। तो ये सब सी का जो है सी वेव्स का काम है। तो हाँ, और बाकी जो हम लोग बोले ऊपर में, वो इरोजन के कारण बनता है और ये सेडिमेंट के कारण बनता है। तो यहाँ पे समुद्री लहरों का जो है सी वेव्स का दो काम हुआ। अगर वो इरोजन करता है तो क्या क्या बनाता है, सी केव बनाता है, सी आर्चेस बनाता है और स्टैक्स बनाता है, और अगर वो और सी क्लिफ बनाता है। लेकिन अगर वो डिपॉजिट करता है तो सी बीचेस बनाते हैं, है ना, बनाता है। ठीक है। चलिए, अब है आगे वर्क ऑफ आइस। अब हम लोग बर्फ़ का जो है वो उसका काम जानेंगे कि बर्फ़ जो है वो क्या क्या काम कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस। जो ग्लेशियर होते हैं वो भी एक नदियाँ ही होती हैं, लेकिन किसकी नदी होती है, वो बर्फ़ की नदी होती है। विच टू एरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉयल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो, है ना। ये क्या करती है कि काफ़ी पावर के साथ और काफ़ी शक्तिशाली जो है गति के साथ अपने साथ वज़नदार काफ़ी जो है वज़न लेकर के आती है, और जो सामने या नीचे की तरफ जो चट्टानें होती हैं उन पर वो अपना जोर लगाती है, और जिसके चलते क्या होता है कि बाहर नीचे की जो चट्टानें हैं वो बिल्कुल दिखने लगती हैं, मतलब उनकी जो बर्फ़ है वो हट जाती है और वो चट्टानें उभर कर निकल आती हैं। ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप हॉलोज देयर। वहाँ तो ऐसा कैसे होता है, तो वो जो बर्फ़ जो है लगातार बहते हैं, हज़ारों साल से बह रहे हैं, तो बर्फ़ के टुकड़े जो हैं वो चट्टानों में से काट कर रास्ता बना देते हैं, चट्टानों से काट करके हॉलो बना देते हैं। हॉलो मतलब आपका जो हाँ, मैंने फाँका जगह जो है वो
बना देता है, खाली जगह वहाँ पे बना देता है चट्टानों के बीच में, तो जिसके चलते वहाँ पे रास्ता बन जाता है। As the ice melts, they get filled up with water and become beautiful lakes। और ये जो गड्ढे हैं जिनको काट काट कर बर्फ़ ने बनाया था, बाद में जब वहाँ बर्फ़ रुकी रहती है तो बाद में वही बर्फ़ पिघल कर वहाँ क्या बना देती है, वहाँ पर ब्यूटीफुल लेक्स बना देती है, बहुत सारे अच्छे और मीठी झीलें बना देती हैं। वहाँ के पानी जो है काफ़ी मीठी, मतलब अच्छा होता है, पीने लायक पानी होता है। हाँ, the material carried by the glacier such as rocks, big and small, sand and silt gets deposited। और चट्टानें बहाकर भी लाती हैं जो है वो बर्फ़ अपने साथ चट्टानें बहाकर लाती हैं, बहुत से बड़े बड़े या छोटे छोटे, और बालू भी बहाकर लाती है, या चट्टानों के जो स्लिट हैं, मतलब पतले पतले जो उनके पट्टे हैं चट्टानों के, वो भी बहा कर लाती है। और वो जो है कहाँ जमा हो जाती है, आकर दीज डिपॉजिट्स फ्रॉम ग्लेशियर मोरेन्स, है ना। और ये जो है क्या बनाती हैं, नीचे आकर के जब जमा हो जाती हैं जहाँ पे, तो बनाती हैं ग्लेशियल मोरेन्स। इनको ग्लेशियल मोरेन्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये है इसका काम, आइस का काम। अब आगे है वर्क ऑफ विंड, है ना, हवा का क्या काम है। तो आप यहाँ पे बगल के जो है पिक्चर में आप देख सकते हैं, जो काली काली जो तीन आपको दिखाई पड़ रहे हैं, वो काली काली तीन क्या हैं, चींटियाँ हैं कि क्या हैं, कैमल्स हैं। तब अंदाज करिए कि एक ऊँट जो हमारे पास आता है, तो ऊँट जो है 7 फुट का करीब होता है, 7 फुट से 8 फुट का होता है, और वो 7-7.5 फुट का ऊँट वहाँ पे आपको चींटी जैसी लग रही है। तो इससे अनुमान लगा लीजिए कि वो जो टीला है, जो बालू का टीला ऊपर सबसे ऊंचा वाला, वो कितना ऊंचा होगा, उससे अंदाज कर लीजिए आप। तो हैव यू एवर विजिटेड ए डेजर्ट, क्या आप कभी मरुस्थल में गए हैं। ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ सैंड ड्यून्स, इनको सैंड ड्यून्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, सैंड ड्यून्स, यानी हाँ टीलों को, बलुई, इनको हिंदी में बोलते हैं बलुई टिब्बे, है ना, या फिर आप बोल लो काम चलाओ भाषा में कि बालू के टीले, है ना। तो बालू के जो टीले होते हैं उनको सैंड ड्यून्स बोलते हैं। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट्स इज़ विंड, यहाँ पे तो पानी है नहीं, ग्लेशियर भी है नहीं, आइस भी नहीं है, तो भैया ये जो लैंड फॉर्म्स हैं ये कैसे बनते हैं, तो ये बनते हैं यहाँ पे एक ही एजेंट है, वो है इरोजन का एजेंट कौन है, वो है विंड। इन डेजर्ट्स यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ ए मशरूम, आपको यहाँ पे कई मशरूम जैसी जो है, या आप ये बोल लो कॉलीफ्लावर जैसी जो है संरचना, ऐसी संरचना आपको दिखाई पड़ेगी, है ना, इस तरह की संरचनाएं दिखाई पड़ेगी कॉलीफ्लावर जैसी। तो ये कैसे बनती हैं, ये जो हैं बनती हैं उस विंड से ही। तो ये मशरूम रॉक्स कैसे होता है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी बड़े चट्टान में निचली परत जो है, नीचे का जो लेयर्स है वो काफ़ी कमज़ोर होता है या काफ़ी नरम सॉफ्ट होता है, और ऊपरी लेयर मजबूत होता है। तो हवा जो है वो क्या करती है, निचले लेयर को तो काट पाती है, लेकिन ऊपरी लेयर को काट नहीं पाती है, इरोजन नहीं कर पाती है, जिसके चलते नीचे जो है वो पतला हो जाता है और ऊपर का जो है वो कॉलीफ्लावर जैसा उसका या मशरूम जैसा फिगर उसका बन जाता है। तो ऐसे रॉक्स को हम लोग बोलते हैं मशरूम रॉक्स, ठीक है, मतलब अम्ब्रेला जैसा संरचना बन जाता है, फॉर्म्स। हेलो, हाँ, विंड्स एरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट, जो हम अभी बताए कि जो हवा है वो निचले पार्ट को ज़्यादा काट पाती है, ऊपर वाला को कम। तो निचले वाला को क्यों ज़्यादा काट पाती है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि हवा का जो मतलब एयर का जो ये फोर्स है या उसका जो फ्लो है वो नीचे अर्थ के सरफेस के नज़दीक ज़्यादा फास्ट होता है, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं एयर का फ्लो धीरे धीरे स्लो होने लगता है। तो ये एक पहला कारण है कि नीचे जब हवा तेज़ है तो वो अगर एक ही लेयर का सारा ये चट्टान है पूरा रॉक, तो फिर भी वो नीचे ज़्यादा कटेगा, क्योंकि नीचे में एयर का जो प्रेशर या फ्लो जो है वो ज़्यादा स्पीड है।
और दूसरा कारण ये होगा कि अगर कहीं नीचे का लेयर जो है वो सॉफ्ट रॉक का बना है तो वो जल्दी कटेगा, तो इसीलिए नीचे ज़्यादा कट जाता है, ऊपर कम कटता है, तो ऊपर वाला हिस्सा बड़ा रह जाता है, नीचे वाला हिस्सा पतला हो जाता है, तो जो वो मशरूम जैसा देखने में लगता है। देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरोअर बेस एंड वाइडर टॉप। तो ऐसे जो रॉक्स होते हैं उनके जो बेस होते हैं वो नैरो हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, और ऊपर जो टॉप होता है वो ज़्यादा वाइड रह जाते हैं, चौड़े रह जाते हैं। When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. अब यहाँ पर जब हवा बहती है तो आंधी तेज जब हो जाती है तो अपने साथ बहुत ही सॉफ्ट जो बालू के जो पार्टिकल्स होते हैं, सैंड पार्टिकल्स होते हैं, उनको वो अपने साथ उड़ाकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है। When it stops blowing, the sand falls and gets deposited in low hill. और फिर जब वो आंधी रुकती है तो जहाँ पे स्लो हो जाती है एयर का जो फ्लो है, जब वो हवा की गति जो है कम हो जाती है, तो वहाँ पे बालू के जो कण हैं या सैंड के जो पार्टिकल हैं, सैंड पार्टिकल्स, वो वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, और डिपॉजिट होकर के छोटी सी पहाड़ी जैसी जो है फॉर्म वो बना लेते हैं, लैंड फॉर्म बना लेते हैं, जो आप पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं, जिसको कि सैंड ड्यून्स बोलते हैं। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। व्हेन द, यहाँ पे आप ये जो बोलते हैं पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये जो है ये सैंड ड्यून है, ठीक है। चलिए, तो द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस। और हवा जो है मरुस्थल में अब आंधी के चलने के ऊपर है। अब अगर आंधी बहुत देर तक चलती है तो वो ये जो है काफ़ी दूर तक बहाकर बालू को, जो सैंड को है, ले जा सकती है, जिसके चलते बहुत दूर दूर जा कर के भी बन सकते हैं ये सैंड ड्यून्स। व्हेन सच सैंड इज़ डिपॉजिटेड इन लार्ज एरियाज इट इज़ कॉल्ड लोएस। जब ये सैंड ड्यून्स, सैंड पार्टिकल्स जो हैं वो मतलब एक छोटे से इलाके में जमा होते हैं तब तो सैंड ड्यून्स बना देते हैं, मतलब उसका चोटी होता है, पहाड़ जैसा देखने में लगता है, तो उसको हम लोग बालू का टीला बोलेंगे। लेकिन जब ऐसा होता है कि नहीं उतना मतलब बहुत फैला हुआ आंधी चलता है, बहुत बड़े इलाके में चलता है, तो पार्टिकल, सैंड पार्टिकल जो है काफ़ी बड़े इलाके में फैल जाता है, तो वो एक पहाड़ी जैसा संरचना नहीं बना पाता है, तो उस जो संरचना है चारों तरफ जो फैल जाता है उसको बोलते हैं लोएस। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ लोएस इज़ फाउंड इन चाइना। और ये जो लोएस है ये एक तरह का सॉयल ही होता है, और जनरली लोएस जो है बनता है बहुत ही सॉफ्ट पार्टिकल से, बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स ऑफ सैंड से बनता है, जिसके चलते ये एक तरह का सॉयल ही बन जाता है। और ये सॉयल जो है काफ़ी उपजाऊ होता है, हाँ, क्योंकि इसके साथ ह्यूमस भी उड़ करके जाता है, क्योंकि कोई भी फॉर्म जब मतलब कोई भी लाइव चीज़ मर जाता है तो वो धीरे धीरे बहुत ही काफ़ी हल्की हो जाती है, तो उसके साथ वो भी बह कर उड़ करके जाता है, तो वो मिट्टी काफ़ी उपजाऊ हो जाती है, उसको लोएस मिट्टी भी हम लोग बोलते हैं, ये भी काफ़ी उपजाऊ हो जाता है, ठीक है। हाँ, मतलब अगर टीला जैसा बन गया तो सैंड ड्यून्स बोल देंगे। लेकिन वही वाला काफ़ी और भी मतलब सैंड ड्यून्स का जो बालू है उससे भी सॉफ्ट पार्टिकल, मतलब लगभग मिट्टी जैसा पार्टिकल उड़ करके काफ़ी दूर तक चला जा रहा है और चार एक बहुत बड़े इलाके में फैल गया है, तो उसको लोएस बोलेंगे, ठीक है। चलिए, वाह, तो ये तो काफ़ी आज का यहाँ पे चैप्टर हो गया क्लोज, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चन वगैरह करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले लाल रंग के सब्सक्राइब ऑप्शन को टच कर लें, फिर मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसमें से ऑल बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक करने के लिए अप थंब ऑप्शन को प्रेस कर लें, और दोस्तों को शेयर करने के लिए शेयर ऑप्शन को भी प्रेस कर लें।